जी डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं +2 एनसीईआरटी बोर्ड की पॉलिटिकल साइंस की क्लास। और इसके लिए आज हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974। इससे पहले वाली जो मेरी 2 वीडियोस थी उसके अंदर मैंने 1971 से लेके जो कांग्रेस पार्टी के अंदर डिक्लाइन पीरियड आया उसके कुछ इवेंट्स के ऊपर चर्चा की थी। तो जिसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको 1971 की जो इंडो पाकिस्तान की वॉर थी उसके बारे में बताया था। और इसके अलावा मैंने आपको एक 1973 के अंदर जो नवनिर्माण आंदोलन हुआ था गुजरात के अंदर, उस आंदोलन के बारे में हमने चर्चा की थी। अब उसके बाद इंदिरा गांधी के लिए जो नेक्स्ट चैलेंज सामने आया वो था रेलवे की स्ट्राइक 1974 की। अब जो ये रेलवे स्ट्राइक थी ये किस चीज़ को लेके थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो रेलवे थी भारत की उस समय 1974 के अंदर, उसके अंदर एक स्टाफ काम करता है जिसको हम बोलते हैं लोकोमोटिव स्टाफ। लोकोमोटिव स्टाफ जो कि ब्रिटिश पीरियड से भारत के अंदर चलता आ रहा था। लोकोमोटिव स्टाफ वो स्टाफ होता है जो किसी ट्रेन के अपने स्टेशन से चलने से लेके जब तक उसका एंड वाला स्टेशन नहीं आता। सपोज़ करो कि कोई ट्रेन है वो कश्मीर से चली और कन्याकुमारी तक जा रही है, सपोज़ करते हैं हम, तो जब तक ये ट्रेन अपने स्टेशन तक नहीं पहुंचेगी, कन्याकुमारी तक नहीं पहुंचेगी, चाहे उसको 4 दिन लगे, चाहे उसको 5 दिन लगे, चाहे हफ्ता लगे, तो लोकोमोटिव स्टाफ है उसकी ड्यूटी चेंज नहीं होगी। उसको 24/7 उस ट्रेन के अंदर ही ड्यूटी देनी होती है। उस स्टाफ को बोलते थे लोकोमोटिव स्टाफ। तो अब इस स्टाफ की डिमांड क्या थी? इस स्टाफ की डिमांड ये थी कि जब हमारा वर्किंग ओवर 8 आवर्स का है, वर्किंग ओवर 8 आवर का है, तो हम 24/7 वर्क क्यों करें। अगर हमसे 24/7 वर्क करवाना है तो उसका एक्स्ट्रा हमें बोनस चाहिए। इस चीज़ को लेकर डिमांड चल रही थी और इंदिरा गांधी का घेराव करने के लिए ओपोजिशन पार्टी पहले ही तैयार बैठी थी। तो इन्हीं में से एक लीडर थे जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस जॉर्ज फर्नांडिस थे जो हमारे समता पार्टी के फाउंडर थे। 1959 में इन्होंने अपनी ये पार्टी बनाई थी। तो समता पार्टी के थे तो इनकी भी इंदिरा गांधी से शुरू से बनती नहीं थी, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी में कोई भी पार्टी हो, चाहे उसको लोकसभा के अंदर 1 सीट प्राप्त हो चाहे 2 हो, वो शासक पार्टी का विरोध करती ही करती है। तो इसीलिए जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे के जितने भी ये लोकोमोटिव स्टाफ थे इनको सपोर्ट किया और पूरे इंडिया के अंदर ऐलान कर दिया कि आज से रेलवे की स्ट्राइक होगी और ये तब तक चलेगी जब तक इन लेबर्स की जो आप डिमांड है वो कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक ये वर्कर को आप या तो उनका बोनस बढ़ाओ या उनका जो भी डिमांड्स हैं वर्किंग कंडीशन की उसको ठीक करो। ये 24/7 वर्क नहीं करेंगे। जब पे इनको 8 आवर्स के इक्वल मिलती है तो ये स्टाफ 24/7 काम क्यों करे। तो इस चीज़ को लेके भारत के अंदर 8 मई 1974 से लेके 27 मई 1974 तक लगभग ये 20 डेज़ की भारत के अंदर स्ट्राइक हुई। और पूरे इंडिया की जो रेलवे है उसके अंदर काम करने वाले 70% जो रेगुलर वर्कर थे उन्होंने काम करना छोड़ दिया और पूरे इंडिया के अंदर रेलवे का चक्का जाम हो गया। और इससे भारत की सरकार को बहुत लॉस हुआ। लगभग इसके अंदर 1.7 लाख के आसपास जो रेगुलर वर्कर्स थे उन्होंने इस स्ट्राइक के अंदर पार्टिसिपेट किया और इसके जो लीडर थे इस स्ट्राइक के वो थे हमारे जॉर्ज फर्नांडिस। लेकिन ये जो डिमांड है वो उनकी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उसके बाद इंदिरा गांधी ने इनके ऊपर जो भी चार्ज किया इनको अरेस्ट किया और ये धीरे धीरे ये जो आंदोलन था वो इमरजेंसी की तरफ बढ़ने शुरू हो गया था। और इसी के बीच में जो रेलवे की स्ट्राइक है आखिरकार जॉर्ज फर्नांडिस ने 27 1974 को ये स्ट्राइक है जो वो कॉल्ड ऑफ कर दी। इसके बाद बात करते हैं हम बिहार मूवमेंट की।
जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि जो नवनिर्माण मूवमेंट है गुजरात के अंदर स्टूडेंट ने स्ट्राइक की थी, तो वो इन्फ्लेशन के कारण की थी। ओपीईसी ग्रुप ने ऑयल के प्राइजेज़ बढ़ा दिए थे। तो जैसे ही ऑयल के प्राइजेज़ ओपीईसी ग्रुप ने बढ़ाए तो उससे भारत के अंदर इन्फ्लेशन क्रिएट होगी, जिसके कारण हमने पीछे लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि नवनिर्माण आंदोलन है जो वो स्टार्ट हो गया था। और वहाँ पे चिमन भाई पटेल थे जो गुजरात के सीएम थे, उनका रिज़ाइन ले लिया। तो भारत के अंदर ये बात चलने लग पड़ी कि अब भारत के अंदर जो करप्शन है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, और इसी मुद्दे को लेके गुजरात के अंदर स्टूडेंट्स भी स्ट्राइक करने के लिए तैयार बैठे थे। उसी समय भारत के अंदर एक घटना हुई 17 अगस्त 1973। अब इस घटना में हुआ क्या, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर एक शहर है भोपाल, जो कि उनकी कैपिटल भी है। भोपाल के अंदर ऐसे ही इन्फ्लेशन को लेके, करप्शन को लेके कुछ स्टूडेंट थे जो वहाँ पे स्ट्राइक कर रहे थे, और उस स्ट्राइक के अंदर 8 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई। 8 स्टूडेंट्स के ऊपर पुलिस वालों ने उनको मारा पीटा, और जिसमें 8 स्टूडेंट्स हैं उनकी डेथ हो गई। तो जैसे ही इन स्टूडेंट्स की डेथ हुई तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट गुजरात के अंदर जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर पड़ा। उस समय भारत के अंदर एक ग्रुप चल रहा था स्टूडेंट का, जिसको हम बोलते हैं ABVP। ये नाम आपने अभी भी न्यूज़ के अंदर काफ़ी बार सुना होगा, अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद। तो ये ABVP के कुछ छात्र थे जिन्होंने बिहार के अंदर इस बात का ऐलान कर दिया कि जो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे स्टूडेंट्स मारे गए हैं उनके अंदर कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें हैं वो जिम्मेवार हैं। तो इसी को देखते हुए बिहार के अंदर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी जो बिहार की गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ स्ट्राइक शुरू कर दी। और इस जो ABVP के छात्र थे या दूसरे जितने भी जो स्टूडेंट्स थे उनका लीडर सेलेक्ट किया गया, और लीडर उन्होंने सेलेक्ट किया लालू प्रसाद यादव। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, बिहार के पहले CM रहे हुए हैं, आजकल ये जेल में है, जो कि चारा घोटाला में इनके ऊपर केस फाइल किया गया था और उस केस के अंदर ही इनको जेल में रखा गया है। तो ये स्टूडेंट्स के लीडर सेलेक्ट किए गए, और इनके नेतृत्व में ही स्टूडेंट्स ने ये बोला कि हम स्ट्राइक करेंगे। उस समय बिहार के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस पार्टी की ही थी, और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही ये स्ट्राइक चल रही थी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी थी और दूसरी तरफ इसके खिलाफ एक तो जनता पार्टी, जो कि पहले हम पढ़े हैं गुजरात मूवमेंट के अंदर भी थी, और इसके अंदर जो बिहार का स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना हुआ था, बिहार छात्र संघर्ष समिति। इसको हमने इंग्लिश में भी ऐसे लिखेंगे, और अगर इसको हिंदी में लिखें तो ये ऐसे ही डलेगा, बिहार छात्र संघर्ष समिति। संघर्ष का मतलब स्ट्रगल, और छात्र का मतलब आप सभी जानते हैं स्टूडेंट, और समिति का मतलब कमेटी की या टीम आप बोल सकते हो। तो इन्होंने मिलके कांग्रेस पार्टी के जो वहाँ पे मौजूदा समय के CM थे तो उनके खिलाफ स्ट्राइक की, और इन स्टूडेंट्स ने 8 अप्रैल 1971 को और पटना के अंदर जो NH-31 रोड था उस रोड का उन्होंने ब्लॉकेड कर दिया। स्टूडेंट्स ने ब्लॉकेड कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स तो शांति में अगर संघर्ष करना चाहते हैं तो उनके लिए यही रास्ता होता है कि जो भी सरकारी या पब्लिक जितने भी रोड्स हैं या कोई भी रेलवे है उनको बिना नुकसान पहुंचाए उसको चलने ना दिया जाए। यही हमारे पास एक स्ट्राइक का बेसिकली जो एक मेथड यूज़ किया जाता है भारत के अंदर स्ट्राइक करने के लिए। तो उसी समय एक लीडर, बहुत बड़े लीडर JP नारायण, जयप्रकाश नारायण, जो कि वेतरन गांधी फिलॉसफी के थे, वेतरन गांधी फिलॉसफी, ठीक है। तो ये वेतन गांधी फिलॉसफी के लीडर थे JP नारायण, जो कि 1955 तक एक्टिव पॉलिटिक्स थे, पॉलिटिशियन थे हमारे जो एक्टिव थे पहले, लेकिन 1955 में इन्होंने पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया और ये बन गए एक सोशल वर्कर। तो अब ये एज ए सोशल वर्कर काम कर रहे थे, और नेहरू फैमिली से जयप्रकाश नारायण के रिलेशन बहुत अच्छे थे। लेकिन जैसे जैसे इंदिरा गांधी की सरकार के अंदर करप्शन बढ़ता गया
तो जेपी ने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि एज ए सोशल वर्कर वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहते थे। और जयप्रकाश नारायण को लीडर्स के तौर पे स्टूडेंट ने बोला कि आप इस आंदोलन को लीड करें, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने स्टूडेंट्स के सामने कुछ कंडीशंस रखी कि मैं आपके आंदोलन को लीड तब करूंगा अगर आप मेरी 2 कंडीशंस को फॉलो करोगे। तो वो 2 कंडीशन कौन सी थी? सबसे पहली कंडीशन तो ये थी कि जेपी ने ये बोला कि जो मेरा आंदोलन होगा वो नॉन वायलेंस होगा, इसके अंदर छात्र किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करेंगे। और दूसरा उन्होंने बोला कि जो ये बिहार मूवमेंट चली है, आंदोलन चला है, ये बिहार तक नहीं चलेगा, ये वाइड स्प्रेड होगा ऑल ओवर दी इंडिया। इसको भारत के अलग अलग एरिया तक लेके चलेंगे, ये पूरे भारत में स्ट्राइक होगी। और तीसरी शर्त उन्होंने ये रखी कि इस स्ट्राइक का जो मेनली मोटिव होगा वो सिर्फ कल्ला करप्शन या इन्फ्लेशन ही नहीं है, ये एक टोटल रेवोल्यूशन होगी। टोटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि संपूर्ण क्रांति, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का मतलब कि भारत की राजनीति के अंदर, आर्थिक क्षेत्र के अंदर, सामाजिक क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ भारत के अंदर कमियां हैं उनके हर एक पॉइंट ऑफ व्यू पे क्रांति लेके आने की ज़रूरत है। सिर्फ कल्ला राजनीति को सुधारने से कुछ नहीं होगा, राजनीति के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और जो भी समाज के अंदर समस्याएं हैं उन सब के लिए हमें क्रांति करनी पड़ेगी। नौकरशाही को लेके उस समय काफ़ी विवाद चल रहा था, ब्यूरोक्रेसी को, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ ऐसे एलिगेशंस लगे जिससे जेपी नारायण ने ये समझ लिया कि अब भारत के अंदर संपूर्ण क्रांति की ज़रूरत है। तो उन्होंने नारा दिया, स्लोगन दिया, टोटल रेवोल्यूशन। तो जैसे ही ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, जेपी ने इसको लीड करना शुरू किया। तो उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी जो कि बिहार मूवमेंट के मेनली लीडर थे, तो वो 13 और 14 अप्रैल की जो डेट थी उस दिन वो दिल्ली गए, बात करने के लिए गए सरकार के साथ, ताकि इस जो रेवोल्यूशन है उसको एक मूवमेंट दिया जाए, अच्छी तरीके से उसे लीड किया जाए। तो इंदिरा गांधी से ये मिलने के लिए वहाँ पर गए, लेकिन इस बात का कोई भी सलूशन नहीं हुआ। तो सरकार ने ये क्लियर कर दिया कि जैसे गुजरात के सीएम ने रिज़ाइन दिया है, तो ऐसे तो कल को बिहार का अगर सीएम आपके कहने से रिज़ाइन दे देगा, तो ऐसे तो जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी है आप सभी जगह पे रिज़ाइन दिलवा दोगे। तो इंदिरा गांधी ने इस बात से क्लियर कर दिया कि हम रिज़ाइन नहीं देने देंगे। और जो उस समय हमारे जो गुजरात के सीएम थे उनका नाम था अब्दुल गफूर, ये उस समय हमारे बिहार के सीएम थे। तो उन्होंने बोला कि जो अब्दुल गफूर हैं वो रिज़ाइन नहीं देंगे, ऐसे तो आप सभी जगह पे स्ट्राइक कर करके हमारी हर जगह से सरकार को गिरा दोगे। तो इसके बाद जेपी नारायण वापस आ गए और इस स्ट्राइक को कंट्रोल करने के लिए 5 जून को लगभग 1600 जो क्रांतिकारी कह लो या जो स्ट्राइक करने वाले थे व्यक्ति, उनको गिरफ़्तार कर लिया, जिसके अंदर स्टूडेंट्स भी थे और मेनली नाम लालू प्रसाद यादव जो कि आरजेडी पार्टी के हैं। अच्छा, इसके अलावा एक नाम आपने सुना होगा, राम विलास पासवान, जो अभी थोड़ी देर पहले ही 2020-21 के अंदर कोविड के दौरान इनकी डेथ हुई है। इनकी पार्टी है एलजेपी। तो रामविलास पासवान जी इसी के अंदर थे, इस आंदोलन के अंदर। मुलायम सिंह यादव इसी आंदोलन के अंदर थे। तो इसके अलावा जो बीजेपी पार्टी के बिहार के अंदर एक एक्टिव पॉलिटिशियन है सुशील मोदी जी, तो ये सारे लीडर उस समय स्टूडेंट के तौर पर पढ़ रहे थे, कॉलेज के अंदर पढ़ रहे थे। तो इन्हीं स्टूडेंट्स को मेनली गिरफ़्तार किया गया, लगभग 1600 गिरफ्तारियाँ हुई उस समय। और इन्होंने जेपी नारायण ने ये बोला कि बिहार के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनके अंदर जो एग्ज़ाम होने वाले ना, तो उन एग्ज़ाम को स्टूडेंट बाईकाट कर दें। और उसी का नतीजा ये हुआ कि 15 जुलाई को जितने भी बिहार के कॉलेज थे या यूनिवर्सिटी थी उनको बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि स्ट्राइक इतनी बढ़ चुकी थी। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद की जाए, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लानिंग करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। और इन्होंने फिर स्टूडेंट्स ने जितने भी
उनके एग्ज़ाम्स होने थे, उन एग्ज़ाम्स का स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया, बायकॉट कर दिया। तो यहाँ से ये मूवमेंट और तेज़ होगी और उसके बाद जेपी नारायण ने और स्टूडेंट्स ने ये प्रेशर बनाया कि जो बिहार के सीएम हैं वो रिज़ाइन दें। तो उस समय बिहार के अंदर 318 विधानसभा की सीटें थी असेंबली की, तो इनमें से 42 मेंबर्स ने असेंबली में से रिज़ाइन दे दिया। लेकिन बिहार की गवर्नमेंट को गिराने के लिए 2/3 मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 42 मेंबर्स ने ही रिज़ाइन दिया, जिसमें से 30 मेंबर तो ओपोजिशन पार्टी के थे और 9 मेंबर्स थे जो वो कांग्रेस पार्टी के ही थे। तो सिर्फ 9 मेंबर ही देखा जाए तो उन्होंने रिज़ाइन दिया, असेंबली में से 33 तो ओपोजिट के थे। तो इससे गवर्नमेंट तो गिरने वाली नहीं थी। तो बिहार के वो सीएम बने रहे, स्ट्राइक वहाँ पर चलती रही। तो ये स्ट्राइक लगभग पूरा साल ही चलती रही, लेकिन वहाँ पर बिहार के जो सीएम थे अब्दुल गफूर, उन्होंने रिज़ाइन देने से इनकार कर दिया और इंदिरा गांधी ने भी रिफ्यूज़ कर दिया कि हमारे जो सीएम हैं वो रिज़ाइन नहीं देंगे। तभी उसी समय भारत के अंदर जो उस समय गुजरात के अंदर मूवमेंट चल रही थी, नवनिर्माण आंदोलन, तो उसके अंदर इलेक्शन का रिज़ल्ट आया 12 जून 1975 को। तो गुजरात मूवमेंट का जो आंदोलन था, तो गुजरात के जो इलेक्शंस का रिज़ल्ट आया और उस इलेक्शन के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो हार गई थी और ओपोजिशन पार्टी वहाँ पे अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। तो उसी दिन, जिस दिन ये गुजरात के इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, तो इंदिरा गांधी के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी, दुख की खबर थी उसके लिए। उसको एकदम शौक लगा कि हम गुजरात के अंदर इलेक्शन है जो हार गए हैं। लेकिन इससे भी बड़ा झटका थोड़ी देर बाद इंदिरा गांधी को लगा, जब 12 जून उसी दिन 1975 को हमारे यूपी के जो इलाहाबाद की हाई कोर्ट है उसका डिसीज़न आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन सुनने के बाद इंदिरा गांधी बिल्कुल हैरान होगी, एकदम उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। अब इसमें हुआ क्या, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा क्या फ़ैसला दे दिया। तो 1971 के अंदर जब इंदिरा गांधी ने लोकसभा का इलेक्शन जीता था, तो उस इलेक्शन के अंदर एक व्यक्ति का नाम है नारायण। तो नारायण थे जो एक सोशल वर्कर थे और उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर इस बात का आरोप लगाया कि 1971 का जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के अंदर जो इंदिरा गांधी है उसने ब्यूरोक्रेसी को हम बोलते हैं नौकरशाही, कि नौकरशाही का उसने इलेक्शन के दौरान मिसयूज़ किया है, कि सरकारी अधिकारियों का उन्होंने मिसयूज़ किया है। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि जो उस समय रैली के दौरान या इलेक्शन की कैंपेन के दौरान जो आईपीएस या आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने इंदिरा गांधी की रैलियों के मैट तक भी बिछाए हैं। ऐसे कुछ आरोप है जो इंदिरा गांधी के ऊपर लगाए गए। मतलब उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का मिसयूज़ किया है और इलेक्शन के अंदर भी धांधली की है, मलप्रैक्टिस, कि उन्होंने इलेक्शन है जो वो धोखे से जीता है। और ये केस 1971 में ही लगा था और इसी केस का फ़ैसला जो 12 जून 1975 को इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने सुनाया। और इस फैसले के अंदर जो जज ने डिसीज़न दिया, उसमें डिसीज़न में सबसे पहला पॉइंट आपको नोट करने के लिए है कि एक तो इंदिरा गांधी इस 1971 के इलेक्शन के अंदर उसने बोला कि हेरा फेरी की है, इंदिरा गांधी इसमें दोषी ठहराई गई और उसको बोला गया कि इंदिरा गांधी अपनी सीट से हटेगी, मतलब वो एज ए एमपी अब नहीं रहेगी। और दूसरा उन्होंने ये बोला कि आने वाले जो इन फ्यूचर 6 ईयर तक इंदिरा गांधी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, एक डिसीजन में ये बोला। और उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी को एज ए पीएम रिज़ाइन भी देना पड़ेगा। तो ये डिसीज़न आया इंदिरा गांधी का, जिससे वो एकदम से हैरान होगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये क्या सुना दिया। तो जिसके कारण इंदिरा गांधी बिल्कुल चौंक गई, क्योंकि बैक टू बैक उसके ऊपर एक से एक मुसीबत है जो वो पड़ती जा रही थी। सबसे पहले तो उसके ऊपर मुसीबत थी जो बांग्लादेश का क्राइसिस हुआ 1971 का, जिससे इन्फ्लेशन होगी। फिर बैक टू बैक उसके ऊपर OPEC वाला प्रॉब्लम आया। फिर उसके बाद नवनिर्माण आंदोलन हुआ
नवनिर्माण आंदोलन अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था ढंग से। उधर बिहार के अंदर स्ट्राइक होगी, स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक कर दी। अभी बिहार स्ट्राइक चल ही रही थी, उसी समय रेलवे स्ट्राइक होगी। तो बैक टू बैक इंदिरा गांधी को ओपोजिशन पार्टियां घेरने के लिए तैयार खड़ी थी। और जो सबसे तत्कालीन कारण रहा वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। इन कारणों के कारण इंदिरा गांधी बिल्कुल मजबूर होगी और उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। और आखिरकार उन्होंने ये देखा कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको चेंज करवाने के लिए वो चली गई सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाया जाए, क्योंकि हम हाई कोर्ट का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। अब इंदिरा गांधी की अब सारी उम्मीद टिकी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उसकी पूरी उम्मीदें थी कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला चेंज हो सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में करवा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो वो हमारे इतने तो वो है नहीं कि बिके हुए होते हैं, ठीक है, या किसी विधान पालिका या कार्यपालिका के कहने पर वो अपना डिसीजन चेंज कर देंगे। तो इसके लिए इंदिरा गांधी ने एक रास्ता ढूंढा। उस समय भारत के जो प्रेसिडेंट थे वो थे वीवी गिरी। और जो 1969 के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर डिवीज़न हुई थी, एक कांग्रेस ओ बनी थी और एक कांग्रेस आर बनी थी। तो आपको याद होगा कि ये स्प्लिट के अंदर में एक कारण ये भी रहा था कि जो कांग्रेस ओ थी, जिसको हम सिंडिकेट ग्रुप बोलते हैं, तो वो चाहते थे कि नीलम संजीव रेड्डी क्या बने, भारत का राष्ट्रपति बने। लेकिन इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि कौन बने, वीवी गिरी। तो इट मीन्स वीवी गिरी काफ़ी इंदिरा गांधी के क्लोज थे। तो उन्होंने प्रेसिडेंट से बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो अब नया जज सेलेक्ट करना है, तो क्यों ना हम ऐसे जज को सिलेक्ट करें जो हमारे फेवर में डिसीज़न दे दे। तो उस समय इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी से मिलकर सुप्रीम कोर्ट के जज को चेंज करने की प्लानिंग बनाई। अब वो प्लानिंग क्या थी? तो सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम ये है कि अब सपोज़ करो कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंटली सपोज़ करो 35 जज हैं, तो इसके अंदर एक जज तो होगा CJI होगा और 4 होंगे मोस्ट सीनियर जो इसके बाद वाले हैं, और जो बाकी जज हैं वो अदर्स जज के अंदर आ गई। तो ये सपोज़ करो अदर 30 जज हैं। अब रूल ये होता है कि जब भी CJI रिटायर होएगा तो उसके बाद जो मोस्ट सीनियर जज हैं उनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सीनियरिटी के हिसाब से तो बनना तो इसको जज था। बेसिकली देखा जाए तो चीफ जस्टिस के बाद इसका नंबर आना था, इसको चीफ जस्टिस बनना था। लेकिन इंदिरा गांधी ने इसको भी क्रॉस लगा दिया, सेकंड को भी क्रॉस लगा दिया और थर्ड को भी क्रॉस लगा दिया, क्योंकि ये तीनों जज इंदिरा गांधी के फेवर में नहीं थे। और इंदिरा गांधी ने सेलेक्ट किया AN रे। इनको सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने CJI बना दिया, क्योंकि AN रॉय थे। उनको पता था कि इंदिरा गांधी को कि हम AN रे को कंट्रोल कर सकते हैं और यहीं से भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर सवालिया निशान लगने लग गए कि जो हमारी जुडिशरी है वो कमिटेड हो चुकी है। आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ए कमिटेड जुडिशरी, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं वचनबद्ध न्यायपालिका। वचनबद्ध न्यायपालिका। अब वचनबद्ध न्यायपालिका का मतलब होता है कि जब किसी भी कंट्री के अंदर जो न्यायपालिका है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के प्रेशर के अधीन, मतलब उसके कहने पर डिसीज़न देना शुरू कर दे, तो उसको हम बोलते हैं वचनबद्ध न्यायपालिका, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ से सवालिया निशान उठा कि हमारे भारत की जो जुडिशरी है वो कमिटेड हो चुकी है, मतलब किसी पार्टी के प्रेशर के अंडर आ चुकी है और उसी के कहने पर वो डिसीज़न दे रही है। तो वो जो केस इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला केस था वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और AN रॉय तो जज इंदिरा गांधी के फेवर में है ही थे, तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला चेंज कर दिया। अब उन्होंने बोला उसी डिसीज़न के अंदर कुछ बदलाव कर दिए कि इंदिरा गांधी है जो वो MP बनी रहेंगी, MP बनी रहेंगी। जो ये था कि आने वाले 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ये डिसीज़न को उन्होंने क्या कर दिया, कुछ मॉडिफाइड कर दिया
और जिससे पता लगा कि जो AN रॉय ने ये डिसीज़न दिया है वो इंदिरा गांधी या उसकी पार्टी के प्रेशर के अंडर ही ये फ़ैसला दिया है। लेकिन अभी भी इंदिरा गांधी के लिए मुसीबत कम नहीं हुई थी, क्योंकि वो अब PM की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेगी। PM तो वो नहीं रहेगी, लेकिन वो MP बनी रह सकती है। तो इससे इंदिरा गांधी की PM की पावर चली गई और इसी को देखते हुए उन्होंने 25 जून 1975 24 तारीख को ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था 24 जून को, और 25 जून को इंदिरा गांधी ने भारत के अंदर आपातकालीन एमरजेंसी की क्या कर दी, घोषणा कर दी। एमरजेंसी के अंदर उन्होंने आर्टिकल 352 का यूज़ किया, और आर्टिकल 352 के अंदर 2 टाइप की एमरजेंसी थी। एक होती है इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक होती है आउटर डिस्टर्बेंस। जब कोई बाहर की कंट्री हमारे ऊपर अटैक करती है तो उसको हम आउटर डिस्टर्बेंस बोलते हैं, और जब कंट्री के अंदर ही माहौल ऐसा क्रिएट हो जाए कि जिसे कंट्रोल करना सरकार के लिए मुश्किल हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर को, तो वहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस का रीज़न दे के भारत के अंदर आर्टिकल 352 अप्लाई कर देते हैं। और इंदिरा गांधी ने इसी आर्टिकल का यूज़ करके भारत के अंदर एमरजेंसी लगा दी। तो ये कारण थे जिसके कारण डेमोक्रेटिक ऑर्डर के अंदर सवाल उठने शुरू हो गए कि ब्यूरोक्रेसी बिक चुकी है, जुडिशरी बिक चुकी है, और देश के अंदर इन्फ्लेशन और करप्शन इतने लेवल पे हो गया कि सरकार खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब इसके बीच में एक इंसिडेंट और भी था। वो इंसिडेंट क्या था कि जो इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे जिनका नाम था संजय गांधी। संजय गांधी ने क्या किया कि हमारे भारत के हरियाणा के अंदर गुरुग्राम, जिसको हम गुड़गांव भी बोलते हैं, वहाँ पर मारुति सुजुकी की कंपनी लगनी थी कारों की, जापान की हेल्प से। तो उसके अंदर टेंडर्स निकाले गए सरकार की तरफ से। तो 17 टेंडर्स भरे गए, 17 लोगों ने उसके टेंडर भरे मारुति सुजुकी के प्लांट के लिए, और इनमें से जो टेंडर पास हुआ वो पास हुआ इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का। तो इससे लोगों का शक और भी गहरा हो गया कि ये तो टेंडर भी अपने ही बेटों के निकालने इन्होंने शुरू कर दिए, अपनी ही पार्टी के मेंबर्स के निकालने शुरू कर दिए। तो यहाँ से ये लगने लग गया कि इंदिरा गांधी खुद इस करप्शन के अंदर क्या है, इन्वॉल्व है। ये सारे आरोप ओपोजिशन पार्टी ने लगाए कि इंदिरा गांधी खुद करप्टेड है, उसका बेटा भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। एक काम तो ये संजय गांधी का था जिसके कारण इंदिरा गांधी को मजबूर होकर एमरजेंसी लगानी पड़ी। ये भी कहीं ना कहीं रीज़न था। तो इससे भारत की जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर सवालिया निशान लगने एक स्वाभाविक बात थी। तो भारत के अंदर 25 जून 1975 को एमरजेंसी इम्पोज कर दी गई, और रात को 2 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक इंदिरा गांधी के घर पर मीटिंग चली, और उसमें फ़ैसला किया गया कि एमरजेंसी है वो उसको ऑल इंडिया रेडियोज़ के ऊपर बोलकर सुनाया गया इंदिरा गांधी ने अपनी आवाज़ में, और राष्ट्रपति PV गिरी भी उनके साथ ही थे। तो उन्होंने बोल दिया कि भारत के अंदर आंतरिक जो स्थितियां ठीक नहीं हैं, जिसके कारण भारत के अंदर एमरजेंसी लगाई जा रही है। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, और जैसे ही डिक्लेयर किया तो भारत के अंदर इसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट होनी शुरू होगी। तो इंदिरा गांधी ने उसी समय मीसा एक्ट है जो वो अप्लाई कर दिया। मीसा क्या होता है? मीसा की फुल फॉर्म होती है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कि इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ये एक्ट पास किया हुआ था पहले से। और जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अंग्रेज़ों के टाइम में एक रॉलेट एक्ट पास हुआ था, जिसके तहत जिस व्यक्ति के ऊपर भी शक होता था तो उसको सरकार क्या कर सकती थी, गिरफ्तार कर सकती थी। कुछ ऐसा ही कानून ये मीसा एक्ट पास हुआ था, और इसी मीसा एक्ट के दौरान बहुत सारे जो प्रोटेस्टर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके अंदर JP नारायण, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, सुशील मोदी वगैरह जितने भी लीडर थे उनको उठा के इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया। तो यहाँ से ये लगने लग गया कि भारत के अंदर अब जो फंडामेंटल राइट्स है वो नहीं रहे।
और इमरजेंसी के दौरान हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। और सिर्फ 21 जो आर्टिकल है जिसको हम बोलते हैं राइट टू लाइफ, इस फंडामेंटल राइट्स को छोड़कर हमारे सभी के सभी फंडामेंट्स राइट हैं जो वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ से इंदिरा गांधी ने फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर दिया और देश के अंदर मीसा एक्ट है जो वो पास कर दिया। और मीसा एक्ट के तहत ही एक इंसिडेंट है, किस्सा हुआ कि उस समय हमारे जो बिहार के पहले सीएम रहे हैं लालू प्रसाद यादव, इनके घर उसी समय बेटी हुई और जो इनकी पत्नी है राबड़ी देवी, उनको जेल में मिलने के लिए आई कि हमारे घर में लक्ष्मी हुई है तो हम इसका क्या नाम रखें। तो लालू प्रसाद ने हंसी मजाक में बोला कि आजकल तो मीसा ही चल रहा है, तो उसकी बेटी का नाम उन्होंने मीसा ही रख दिया। और ये भी इनका आज वही नाम है, मीसा भारती यादव। ये लालू ने अपनी बेटी का नाम भी इसी कानून के तहत रखा था, क्योंकि उस समय भारत के अंदर ये एक्ट जो कानून था वो काफ़ी पॉपुलर था और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी मीसा भारती ही रख दिया, क्योंकि वो उस समय जेल में थे और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के घर बेटी हुई थी। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट था, एक फ़नी किस्सा भी था कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम ही मीसा रख दिया। और इंदिरा गांधी ने हमारे भारत की जो मीडिया थी, न्यूज़पेपर थे, उनके ऊपर सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप लगाने से पहले लगभग 72 आवर्स तक जो हमारी जहाँ पर अखबारें छपती है उनकी रात को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ही बंद करवा दी इंदिरा गांधी ने। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है जो वो बंद करवा दी ताकि जो अखबारों वाले हैं जो वो खबरें ना छाप सके। रात को 2 बजे ही उन्होंने अपनी जो बिजली की सप्लाई थी, जितने भी भारत के उस समय न्यूज़पेपर चलते थे उनके अंदर वो सप्लाई बंद करवा दी ताकि अखबार के अंदर खबर ना छप सके। और सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप के तहत कोई भी खबर छपने से पहले सरकार की परमिशन लेनी ज़रूरी होती थी। तो उसी समय कुछ अखबारों ने, जैसे मान लो कि ये अखबार का पेज है तो उसके अंदर जो भी उन्होंने न्यूज़ देनी है, सिंपल न्यूज़ तो वो लिख सकते थे, लेकिन कुछ जगह पे अखबारों वालों ने ऐसे बीच में मिडल में ब्लैंक छोड़ दिया। और ये ब्लैंक इसलिए छोड़ा गया ताकि लोगों को पता लग सके कि जहाँ पर जो खबर नहीं छपी हुई है, साइडों में तो वर्डिंग लिखी हुई है, बीच में से कुछ वर्ड कटे हुए हैं, तो लोगों को ये समझाने के लिए कि ये वर्डिंग है जो वो सरकार ने कटवाई है, हम सरकार के ख़िलाफ़ लिखना चाहते थे लेकिन सरकार ने हमारे ऊपर सेंसरशिप लगाई जा रही है, ताकि लोगों को एक मैसेज मिल सके कि भारत की सरकार है जो वो लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती कर रही है और मीडिया को काम ढंग से करने नहीं दे रही। तो ये आपका चैप्टर था क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर। उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को और मेरे व्यूवर्स को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।